हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्सिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस दिया जाएगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी। जो टेस्ट है वो वीकली रहेगा और इसका जो असेसमेंट है वो आपको एक दिन के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस मॉर्निंग 7 to 9 कंडक्ट कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ऑफलाइन के लिए जो भी स्टूडेंट एनरोल होंगे उसके लिए हम स्मॉल बैच रखते हैं। हर बैच में 20 to 30 के अंदर ही स्टूडेंट होता है ताकि हम आपको पर्सनल अटेंशन दे सके। छोटा क्लासरूम रखते हैं ताकि आपका बेटर प्रिपरेशन हो। और ऑनलाइन जो जुड़ना चाहते हैं वो एक्सिया एकेडमी करके ऐप है, ध्यान रखिएगा। एक्सिया आईएएस एकेडमी करके नहीं है, एक्सिया एकेडमी प्ले स्टोर पे है, गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ आप डाउनलोड करके उसके बाद ऐप को जब ओपन करेंगे स्टोर आएगा। स्टोर के अंदर आप एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी के लिए ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कोर्स परचेस करने से ठीक पहले एक बार आप कॉल कर लीजिएगा हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे। एडमिशन डेस्क में जो है 6002417488। देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। प्रेसिडेंशियल रूल एंड्स इन मणिपुर। तो हाल ही में प्रेसिडेंशियल रूल जो लगा हुआ था मणिपुर में, लगभग 10 महीने से भी ज़्यादा हो गए, तो उसको एंड कर दिया गया है। और जो सीएम है उनकी जो सरिंग इन सेरेमनी है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर जो है आपके युमनम खेमचंद सिंह जी जो है वो सीएम का दायित्व ले रहे हैं और उनका प्रायोरिटी है कि पीस को मेंटेन किया जाए। इसमें जो अरेंजमेंट है वो पर्सनली मैंने जब पढ़ा तो अच्छा लगा कि इसमें आपकी जो 3 कम्युनिटी थी स्पेशली, एक तरफ मेती थी और एक तरफ आपकी थी कुकीज़ो एंड नागा। तो अभी तीनों ही पार्टी से या फिर तीनों ही ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनको गवर्नमेंट में स्थान दिया गया है। तो कुकीज़ो के मेंबर जो है नेमचा किपजेन, उनको प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो रहा है तो क्षमा कीजिएगा, उनको स्थान दिया गया है। और नागा पीपल्स फ्रंट से भी लोसी दिखो जी को स्वर्ण इन सेरेमनी में डेप्यूटी सीएम के हिसाब से दोनों को ही पद दी गई है। तो अभी इसमें क्या है, जो आपका एक होता है ना कि जो पॉलिटिकल पावर है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें अगर हर ग्रुप के इंसान का इंक्लूजन नहीं होता है तो उससे भी एक प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को इसमें काफ़ी बारीकी से एड्रेस किया गया है कि तीनों जो मेजॉरिटी ग्रुप है उनके लीडर्स जो है वो गवर्नमेंट के टॉप पोजीशन में होने चाहिए ताकि जो ग्रीवेंसेस है उनको हम सॉर्ट आउट कर सके, एज वेल एज सभी को ये इंश्योर किया जा सके कि आपका पर्टिकुलर ग्रुप के जो कम्युनिटी का मेंबर है वो गवर्नमेंट के टॉप पोजीशन में है। तो अभी जो वायलेंस था हम देख सकते हैं पिछले 3-4 सालों में। 2023 में आपका वायलेंस इरप्ट हुआ था और इस वायलेंस की वजह से काफ़ी लोगों की जो है काफ़ी लोगों ने जान गँवाया। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल अगर देखिए 62,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं। और जो इश्यू था वो तो ऑलरेडी आपको बताया ही है। इसके बीच में था हिल और वैली के जो कम्युनिटीज़ हैं, वैली की मैती कम्युनिटी, जो 10% लैंड में 53% पॉपुलेशन है। तो ध्यान रखिएगा, 10% जो लैंड है ये वैली लैंड है। तो ये वैली लैंड जो है काफ़ी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है। जो मेन एरिया है, मेन रीज़न है, वो है 10%, जहाँ पे 53% मेती पॉपुलेशन रहती है। और 90% जो हिल लैंड है, उसमें 47% ऑफ पॉपुलेशन रहती है। उसमें आपकी कुकीज़ो, नागा पॉपुलेशन है। तो जो ट्रिगर था, जो वायलेंस था, वो ट्रिगर कैसे हुआ था 2023 में? तो जो एसटी स्टेटस का डिमांड था बाय मेती, उसको कंसीडर करने के लिए हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया था
High Court recommends ST status for Metis led to the violent ethnic polarization। तो ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं था, इसके पीछे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गया था उसमें। तो सिमरिंग डिसकंटेंट था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेके हो, पॉलिटिकल आपकी लीडरशिप को लेके हो, तो वो डिसकंटेंट फाइनली ब्रास्ट हो गया इस रिजर्वेशन के रिकमेंडेशन के बाद ही। फिर आपका म्यांमार का फैक्टर भी एक है, तो 1600 के लगभग किलोमीटर बॉर्डर है, जो बॉर्डर है वो भी काफ़ी पोरस बॉर्डर है, तो उससे भी इंसर्जन का इन्फ्लक्स हो या फिर ड्रग रिलेटेड इलीगल ट्रेडिंग हो, ये भी इसका एक मुद्दा बनी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ड्रग रिलेटेड जो ट्रेड्स था उसमें क्रैकडाउन किया था उस समय पे, तो ये भी एक रीज़न रहा। तो जो भी हो, अभी इसका एक सॉल्यूशन निकला है, गवर्नमेंट फिर से फॉर्म हुई है, आर्टिकल 356 को हटाया गया है, 10 महीने पहले लगाया गया था। तो पहले कोशिश की गई थी कि 2023 में जब वायलेंस इरप्ट हुआ था, कि इसको नॉर्मलाइज़ेशन में लाया जा सके, लेकिन नहीं ला जा सका था, तो इसीलिए 356 का इम्पोज़िशन किया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिस्टोरिकल थोड़ा इसका टाइमलाइन अगर देखें, 1949 में मणिपुर जो किंगडम थी, जिसमें वो राजा थे मणिपुरी राजा बोधचंद्र, उन्होंने इंडिया के साथ ट्रीटी ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन करके मणिपुर को ऐड कर लिया था इन इंडिया, क्योंकि मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था। तो इससे आपकी जो डिफरेंट ग्रुप थी वो नाराज हो गई थी, और उसके बाद 1972 में स्टेटहुड भी दिया गया था मणिपुर को, और उससे एक हिल वैली का जो डिवाइड है वो देखने को मिला, क्योंकि जब स्टेटहुड मिला, इलेक्शंस जब होने लगी, तो कोई पार्टी आपकी कोई कम्युनिटी ज़्यादा रिप्रेजेंट पा रही थी, अदर जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रहे थे, वो एक प्रॉब्लम आ गया था। और इससे इंसर्जेंसी भी बाद में आपका चालू होने लगा, नागा, कुकी, मेती, तो राइज़ ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप देखा गया। 2023 में जो वायलेंस है ऑलरेडी हमने देखा। तो रूट कॉज़ जो है क्राइसिस, वो तो है, हिल वैली डिवाइड ऑलरेडी देखा, ट्रिगर इवेंट, म्यांमार फैक्टर ऑलरेडी हमने देख लिया। तो अभी फ्यूचर में क्या है मेन चैलेंज, कि जो कोalition बनी है ऑफ दिस 3 कम्युनिटीज़, तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए इन फ्यूचर। जो ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया कम्युनिटी के अंदर, उसको रीबिल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेसन देखें तो किस तरीके से आर्टिकल 355 और 356 ने स्टेबल किया मणिपुर को, वो हम देख सकते हैं। तो 355 क्या है, सेंटर फोर्सेस भेजती है सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए, और 356 में प्रेसिडेंशियल जो रूल है, स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाया जाता है। इसमें और एक एस्पेक्ट हम देख सकते हैं, दैट इज आर्टिकल 371 सी। तो ये स्पेशल आपकी प्रोविजन प्रोवाइड करता है मणिपुर को, स्पेशली हिल एरियाज को, उनको ऑटोनॉमी देता है हिल डिस्ट्रिक्ट को। तो ये देखने काफी जरूरी है। देखते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल। आई होप इसमें मैंने आपको पूरी बारीकी से चीजों को समझा दिया है इन शॉर्ट। नेक्स्ट है व्हाई कार्बन कैप्चर इज की टू अचीविंग नेट जीरो गोल। तो अभी कार्बन कैप्चर क्या है? कार्बन कैप्चर से क्या होता है, जो आपकी इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन करती है कार्बन, तो अभी ध्यान रखिएगा, कोई इंडस्ट्री है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रीन फ्यूल से आ रही है या फिर सोलर एनर्जी से आ रही है, तो उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, आपकी सीमेंट इंडस्ट्रीज है, वो अगर क्लीनर फ्यूल भी यूज़ करे, फिर भी उसमें CO2 का जो आपका इमिशंस होता है, तो डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस, उसको कैप्चर करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो हम ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को अगर लाते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसमें कार्बन अगर रिलीज़ होते रहता है, तो हमारा जो पंचामृत स्ट्रैटेजी जो है, जिसके तहत हमें नेट ज़ीरो एमिशन करना है बाय 2070, उसमें हम फेल रहेंगे। तो इसीलिए अभी के बजट में इसके लिए पैसे भी जो है वो बजट आउटले भी दिया गया है, कि किस CCUS में ध्यान दिया जाए। कार्बन कैप्चर करना है, उस कैप्चर्ड कार्बन को यूटिलाइजेशन करना है, और यूटिलाइज करने के बाद अगर रह जाए तो उसको स्टोरेज करके डीप आपके अंडरग्राउंड स्टोर कर देना है, ताकि उसका एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना रहे। तो कैप्चरिंग मतलब सेपरेटिंग CO2 फ्रॉम अदर गैसेस। यूटिलाइजेशन किस में होगा? प्लास्टिक बनाने में, कंक्रीट बनाने में, बायोफ्यूल्स बनाने में। स्टोरेज में हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी कैप्चर किया हुआ जो CO2 है, उसको हम जियोलॉजिकल मतलब अर्थ के नीचे दबा सकते हैं, सालों साल तक ये रह जाएगा। तो वही इसका मेन
ये आर्टिकल का मेन उद्देश्य वही है। CCUS जो है नीति आयोग ने इसको पहले ही इसके बारे में ज़िक्र किया और अभी इसके ऊपर वर्क होने जा रहा है। तो हिस्ट्री ऑफ अगर देखें कि कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़िम्मेदार है, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। तो अभी उसको ठीक करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 1971 पे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एनवायरनमेंट का कंसर्न पहले लिया गया था। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। उसके बाद आपका 1997 में कियोटो प्रोटोकॉल आया था, ग्लोबल क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए। क्लीन कोल में ध्यान दिया गया था इनिशियल पुश में। फिर 2015 में कॉप 21 आया, पेरिस एग्रीमेंट। इसमें आपकी जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा टू डिक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। उसके बाद कॉप जो 26 है, जो इंग्लैंड के ग्लासगो में हुआ था, उसमें हमने पंचामृत गोल रखा था। तो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 5 गोल था, उसी को फर्दर अपग्रेड किया इस पंचामृत स्ट्रैटेजी में, जिसमें एक गोल हमारा है कार्बन कैप्चरिंग और नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070। तो वही अभी बजट में भी फ्रेमवर्क दिया गया है कि इंडिया में मिशन मोड अप्रोच अभी लिया गया है कि हम क्या करेंगे अभी 20,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा कि कितना करोड़ रुपए है, ये आप मेंस में मेंशन कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा और प्रीलिम्स में भी कभी ये आ जा सकता है। तो 24 का एलोकेटेड इन 2024 बजट अगर देखें तो इसमें ये 2024 का बजट है या इस बार का, मैं थोड़ा मिस हो गया मुझसे ये, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मैं कल सुधार दूंगा इसको। तो अभी करना क्या है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में हमें कार्बन कैप्चर करनी है, कार्बन मार्केट का इंटीग्रेशन करना है, यूटिलाइजेशन हमें करनी है, देन दी स्टोरेज। पहले यूटिलाइजेशन, अगर यूटिलाइजेशन के बाद अगर रह जाती है तो ही स्टोरेज करना है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो भी इसमें डेवलप करनी ज़रूरी है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें बताई है, सभी चीज़ें ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। छोटा-सा आर्टिकल है कि अभी हम देख सकते हैं कि वेनेजुएला में किस तरीके से आपकी जो यूएसए है, उसने वेनेजुएला को डोमिनेट करने की कोशिश की, रेजिम चेंज करने की कोशिश की। इवन जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट है, उनको उठा लिया गया। तो अभी इसमें ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि वेनेजुएला से भी ज़्यादा ज़रूरी है यूएसए के लिए ईरान में रेजिम चेंज करना। वो ईरान में रेजिम चेंज करना चाह रही है। तो 1979 तक अगर देखें तो ईरान में जो रेजिम था वो यूएस फ्रेंडली था। यूएस को कंसेशनल रेट पे गैस हो, आपके अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक ऑयल हो, वो देता था। 79 में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में। उसके बाद जो गवर्नमेंट आया, वो हमेशा ही एंटी यूएस रही है और इसीलिए यूएस को हजम नहीं होता है और यूएस को जो चीपर प्राइस में ऑयल चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अभी इसमें अगर देखें, और ईरान क्या है, आपकी प्रो रशिया और प्रो चाइना भी है। तो अभी क्या क्या इश्यू है ईरान और वेनेजुएला में? जबकि वेनेजुएला भी में भी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑयल रिजर्व है। लेकिन वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है वो काफ़ी विस्कस है, काफ़ी गाढ़ा है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करना, उस गाढ़े ऑयल को, उसमें खर्च ज़्यादा लगता है। इसीलिए जो क्रूड ऑयल होती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। सेकेंडली जो गाढ़ा ऑयल होता है जो निकलता है, जिसको रिफाइनरी में यूज़ किया जाना है बाय द इंपोर्टिंग कंट्री लाइक यूएसए और इंडिया या फिर एनी अदर कंट्री, तो उनको रिफाइनिंग में भी खर्च ज़्यादा लगता है। तो इसमें अल्टीमेट कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा बियर करना पड़ता है देन दी ईरान। तो इसीलिए क्या है, यूएसए चाह रही है कि ईरान में जो रेजिम चेंज है वो कर सके। तो इसीलिए ईरान को धमकाते रहता है। ईरान में जो प्रोटेस्ट है उनको सपोर्ट करते रहता है बाहर से। ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। तो ये छोटा-सा ही आर्टिकल है, बाकी तो ऑलरेडी जो भी पहले वेनेजुएला के बारे में, ईरान के क्राइसिस जो है, ईरान में जो क्राइसिस चल रही है बिकॉज़ ऑफ हाइपरइन्फ्लेशन, बिकॉज़ ऑफ द सैंक्शंस बाय द यूएसए अंडर काटसा लॉ, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये उसका जस्ट बस अपग्रेडेशन है। नेक्स्ट है, विथ 7 न्यू कॉरिडोर इंडिया विल बी 100% आत्मनिर्भर इन मेकिंग बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन की जो डेवलपमेंट करनी है इंडिया में, 7 कॉरिडोर्स डेवलप होने जा रही है। तो इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि सबसे बड़ी जो चैलेंज होने वाली है, व्हाट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस डेवलपमेंट ऑफ 7 रेलवे कॉरिडोर इज लैंड एक्विजिशन। कि लैंड एक्विजिशन को लेके जो दिक्कत है वो आ सकती है। तो अभी हम जब भी देखते हैं कि हमारे देश में कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करनी हो, वेदर इट इज हाईवे,
रेलवे, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एयरपोर्ट और व्हाटएवर इट इज। द बिगेस्ट चैलेंज इज लैंड एक्विजिशन की लैंड एक्वायर करना जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि लैंड एक्वायर करते ही दो सबसे मुश्किल बात जो है वो आती है। एक तो इकोलॉजी के ऊपर हार्म होता है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, कभी नेशनल पार्क कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होके गुजरती है कॉरिडोर। दूसरा अगर देखें तो जो आपकी इंडिजीनियस पॉपुलेशन वहाँ रह रही है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। और इधर कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर जो लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये राइट्स के बारे में बात करता है, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, तो ये वायलेशन होता है। तीसरा अगर देखें, लैंड जो इशू है वो लैंड जो सब्जेक्ट है इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। तो अभी डिफरेंट स्टेट में क्या है, लैंड एक्विजिशन की जो लॉ है वो भी काफी टफ है, तो इसीलिए क्या है ये प्रॉब्लम जो है वो देखी जा सकती है। तो अभी हम हमारा टारगेट अगर देखें, जो विजन है बाय 2047 इज टू बिकम विकसित भारत और टू बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। टू बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी वी नीड टू हैव डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन ऑर्डर टू डेवलप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव टू एक्वायर लैंड। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा आत्मनिर्भर भारत का गोल हो या फिर अमृत काल में जो डेवलपमेंट का गोल हो, विकसित भारत बनने का गोल हो, उसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी हैवी रोल, इंपॉर्टेंट रोल, पिवोटल रोल प्ले करने वाला है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, सोशल एम्पावरमेंट आएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, पॉलिटिकली जो गोल है, प्रोमिसेस है, उनको फुलफिल की जा सकेंगी। तो ये इसके कुछ आपके बेनिफिट्स हैं। लेकिन चैलेंजेस में हमने देखा कि लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम है, और जब लैंड एक्वायर करने में दिक्कत होती है, जैसे प्रोजेक्ट क्लियरेंस मिल गया, लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जब लैंड एक्वायर करने में प्रॉब्लम होगी, एक्वायर करने के बाद कोर्ट में पेटिशंस चले जाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट कोर्ट पहुंचेंगे, फिर आपके ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट आपके कोर्ट पहुंचेंगे, इंडिजीनियस राइट एक्टिविस्ट कोर्ट पहुंचेंगे, तो उससे प्रोजेक्ट में डिले होगा, और डिले होने से कॉस्ट ओवररन होगा, जो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है 2 करोड़ पहुंच जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं। और अगला जो है आपका सेफ्टी सर्टिफिकेशन भी हम देख सकते हैं कि लोअर कोस्ट में, अगर लोअर कोस्ट मतलब कम पैसे से अगर डेवलपमेंट की गई चीजें, तो उससे एक सेफ्टी कंसर्न भी आ सकता है, जैसे रेलवे के एक्सीडेंट्स को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया यूएस ट्रेड डील टू एक्सेलरेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील चल रहा है ये सून अगर फाइनलाइज होता है, तो इससे क्या होगा, इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ऐसा कहा है भाई तुहिन कांता कांता पांडे जी, जो चेयरमैन है सेबी के। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो इंडिया यूएस के ट्रेड डील में कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जब हमारा ट्रेड डील हो जाएगा, तो अभी हमारा शेयर मार्केट काफी आपके स्ट्रगल कर रहा है, काफी वोलेटिलिटी देखी जा सकती है, क्योंकि जो एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएसए, उसके साथ ही हमारा ट्रेडिंग रिलेशन खराब है, जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, हमारे देश से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। फिर जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, एक होता है एफडीआई जो 10% से ज़्यादा आता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है, वो भी नहीं हो रहा है। दूसरा अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो कैपिटल आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका फ्लाइट आउट कर चुका है, इसीलिए शेयर मार्केट का जो हालत है वो खराब है। तो अगर हम ट्रेड डील को फाइनलाइज कर लेते हैं विथ यूएसए, तो उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी में हम बूम देख सकते हैं, एफडीआई भी आएगा, एफपीआई भी आएगा, उससे इंडस्ट्रीज बनेंगी, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा, लोगों की स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो ये सभी सहूलियत हम देख पाएंगे। नेक्स्ट है मोर रिफॉर्म्स लाइकली अंडर SASCI स्कीम सेज एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। तो जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उन्होंने SASCI के बारे में कहा है। तो क्या है SASCI? तो ये इसका फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए 50 साल, लॉन्ग टर्म इसमें 50 साल अगर प्रिसाइजली बोले, तो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देती है स्टेट को फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रहती है कि जो लोन है उसका 60% तभी रिलीज होगा अगर स्टेट इंप्लीमेंट करेगी स्पेसिफिक रिफॉर्म्स मैंडेटेड बाय द सेंटर। तो सेंटर जो रिफॉर्म्स लाना चाह रही है, जैसे टैक्स कॉम्प्लायंस को बेटर करना, जीएसटी कलेक्शन बेटर करना, देन आपकी अगर इसमें देखें
तो जो एफआरबीएम के नॉर्म्स है उनको फॉलो करना। तभी क्या है और भी डिफरेंट जो है आपकी कंप्लायंस रखी जा सकती है। तो उन कंप्लायंस को जैसे वन नेशन वन रेशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करना, तो ये जब कंप्लायंस की जाएँगी तो भी तभी क्या है 60% ऑफ द जो लोन है वो मिलेगा और बाकी 40% भी मिलेगा। और इसमें क्या है अभी जो डेवलप्ड स्टेट्स है लाइक तमिलनाडु हो या फिर केरला हो, ये बहुत जल्दी जो क्या है कंप्लाई कर सकती है देन दी वीक स्टेट। तो ये एक इसमें प्रॉब्लम है। और ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, उससे क्या होता है, जो इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, वो कम देखा जाता है। लगभग 1% मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट देखा जाता है जीडीपी में, जीडीपी का बूस्ट में। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, तो उससे लगभग ढाई गुना जो है, आपका मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो इसलिए स्टेट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो सेंटर से अंडर एससीआई लॉन्ग टर्म का लोन को गेन कर सके और उससे रोड में, फाइबर ऑप्टिक्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में डेवलपमेंट ला सके। वही इसमें मेंशन किया गया है। यही आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।